तो कर दीजिएगा, है ना। आपको ऐसे खुशी की प्राप्ति होगी, ऐसे खुशी की नहीं, सुकून मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैंने पियाजे-वाइगोत्स्की वाला जो थ्योरी के नोट्स थे, जो इंग्लिश पेडागोजी है, वो मैंने शेयर कर दिए हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी। चलिए फिर आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन को सिर्फ देखना नहीं है, देखो कभी भी हम बात करते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस की, वो एनालिसिस है, वो याद नहीं रखना आपको कि इसका आंसर क्या है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाकी चार ऑप्शंस क्या कहते हैं, उस टॉपिक से किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, वो लैंग्वेज को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए क्वेश्चन के। आधा तो खेल पेडागोजी में इसी बात का है। चलिए फिर, बहुत ही बढ़िया। पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। आप मुझे एक क्वेश्चन ढूंढ करके दिखाइए, एक पेपर ढूंढ के दिखाइए जिसमें डेवलपमेंट के किसी भी एक प्रिंसिपल से क्वेश्चन ही ना आया हो। कोई ना कोई एक प्रिंसिपल जरूर आएगा, बल्कि 4-5 नंबर का टॉपिक है डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो। डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इससे रिलेटेड या ये जो आइडिया है, ये किस एक बात से एसोसिएटेड है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत है। इंटरेक्शन, यानी अंतःक्रिया का, बातचीत मत मानिएगा इसको। फिर है इंटर रिलेशन, मतलब परस्पर संबंध का सिद्धांत। बहुत तेजी से आंसर कीजिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लाइफ लॉन्ग चलेगा आपका जो डेवलपमेंट है, जीवन पर्यंत चलेगा, जब तक आप हैं तब तक चलेगा, जब से आप फॉर्म हुए हैं कॉन्सेप्शन में, मतलब कॉन्सेप्शन के पीरियड से, जब से आपकी मदर ने आपको कंसीव किया होगा, यानी कि गर्भावस्था से शुरू हो गया कॉन्सेप्शन के टाइम से, और वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, यानी आपकी गर्भ से कब्र तक जाएगा। डेवलपमेंट हमेशा चलता है, कभी नहीं रुकता। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक वर्ड को उठा के दूसरा लगा दे, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दे, वो उसकी अपनी मर्जी पेपर सेटर की, बट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप 25 ना लाएं इस एक सीरीज से, मतलब एक वीडियो से नहीं, ये जो पूरी सीरीज है, जितने भी वीडियोस इसमें होंगे एग्जाम तक, ठीक है बात। तो ये एक छोटी सी बात हुई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन अधिगम की प्रक्रिया में कैसा काम करेगा, बताएं एक बार। पहला ऑप्शन है, मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनल, मतलब शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के लिए मजबूर करेगा या दिशा देगा, एक दिशा में ही सोचने को कहेगा। या फिर मोटिवेशन की बात हो रही है ये। या फिर बी ऑप्शन, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग लर्नर्स, जो छोटे बच्चे हैं उनमें सीखने के लिए इंटरेस्ट पैदा करेगा, रुचि जागृत होगी। या फिर शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, मतलब मेमोरी अच्छी हो जाएगी आपकी मोटिवेशन से। या फिर डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, पुरानी लर्निंग से, पुराने अधिगम से नए ज्ञान में आप अंतर कर पाएंगे बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। क्या होगा फटाफट से बताइए, बहुत तेजी के साथ, एकदम फुल एनर्जी के साथ, क्या होगा आंसर इसका। ऑब्वियसली बी ही होगा, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। बीएफ स्किनर कहते हैं कि जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज अ एनएच, यानी नेशनल हाईवे टू लर्निंग। वही जो आपकी नेशनल हाईवे है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां आपकी जो गाड़ी है वो बहुत तेजी से आप भगा सकते हैं, ऐसे यमुना एक्सप्रेस वे पर। और अगर हम बात करें तो जैसे आपकी जो मोटिवेशन अगर आपके अंदर है, तो जैसे आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पे बहुत तेज भागती है, उसी तरीके से अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी लर्निंग की गाड़ी बहुत तेज भागेगी, यानी आप बहुत तेज गति से सीख पाएंगे, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। मोटिवेशन एक वो प्रक्रिया है जो किसी भी काम को शुरू करने, उसको जारी रखने और उसके अंत तक पहुंचने, यानी इसको अचीव करने में आपकी मदद करती है। इसकी साइकिल में 6 स्टेजेस हैं, 6 स्टेप्स हैं। एनडीए गार से आपको याद कराया हुआ है। एन फॉर नीड, डी फॉर आपका ड्राइव, फिर ए फॉर अराउजल, फिर आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप करेंगे, फिर अचीवमेंट होगा, देन आपका रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ये पूरी कहानी है मोटिवेशन को लेकर। 2 प्रकार है मोटिवेशन के जो इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो पॉजिटिव मानी जाती है, उसको आप लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हैं। उसका लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो आप में है, यानी सेल्फ में है, यानी बाहर नहीं है उसका रीजन। एक्सटर्नल को हम नेगेटिव कह देते हैं। किसी काम को शुरू करने में एक्सटर्नल हेल्प कर सकती है कि ठीक है तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उसको जारी रखने में और उसके अंत तक, उसको लाइफ लॉन्ग करने में, एक लंबे समय तक करने में वो चीज उतनी कारगर नहीं है। एक्सटर्नल मोटिवेशन उतनी इफेक्टिव नहीं है कि आपको सैलरी मिलेगी इसलिए जस्ट काम करो, तो आप एक रोबोट बन के रह जाएंगे, मजा नहीं आएगा आपको काम में, ठीक है बात। तो ये एक छोटी सी बात हुई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये छोटी सी जो बातें हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा में चीजें चल रही हैं, ये तो आप किताबों से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आधी दुनिया क्वेश्चन ही करा रही है, लेकिन ये जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कीमत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरण किसने दिए हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस, एरिक्सन है, स्किनर है, प्याजे हैं, कोलबर्ग हैं। इन चारों की थियरीज आपको लेट्स लर्न पे मिल जाएंगी, सर्च करके देख लीजिएगा। अभी प्याजे तो कुछ दिन पहले ही कराया था और कई लोगों को उसमें कंफ्यूजन भी हुई है, उसमें एक एक आंसर सही दिया हुआ है, वो बुक्स में या पहले की गड़बड़ी, अगर कहीं आपको कंफ्यूजन है उस दिन के क्वेश्चंस में, तो कई लोगों ने तो इसी बात पर डिसलाइक कर दिया। प्याजे, एग्जैक्टली, जीन प्याजे, जो जीन प्याजे हैं उनकी थ्योरी में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, 4 स्टेजेस कौन सी हैं, एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल मतलब आपके इंटेलेक्ट का, आपकी बुद्धि का, आपके संज्ञान का, जिसमें सारी आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, सारी मेंटल स्किल्स हैं, ठीक। तो इसको वो ऐसे भी कह सकता है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर कौन सा वो चरण है, कौन सी वो स्टेज है जब बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है तर्क के साथ। ये है तो क्यों होगा, नहीं है तो क्यों नहीं होगा, मतलब तर्क आया बच्चे में किस चीज को लेकर के, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। ऑब्जेक्ट्स और कोई इवेंट हुआ उसके सामने, उसने देखा, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट ही है, कुछ भी है, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को लेकर के लॉजिक आने लग गया, वो तर्क लगाने लग गया, उसकी जो थिंकिंग है वो बेहतर हो गई। कौन सी स्टेज है? पहला है प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल, सेंसरी या फॉर्मल। एक ऑप्शन चूज कीजिए। नहीं होगा वंदना, आज से कंफ्यूजन बंद है। सीडीपी में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर लिए इधर उधर लोगों ने भी और किताबों ने भी। कोशिश की जाएगी मेरे द्वारा कि काम थोड़ा सा ऐसा किया जाए जिससे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो सके एटलीस्ट, है ना। और भी अगर पुराने वीडियो से भी अगर कहीं पे किसी को कंफ्यूजन है तो वो भी ठीक हो सके, एकदम अपडेटेड है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हर इंसान हर दिन सीख रहा है, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन हो, हर दिन बेहतर हो रहा है, तो आप अपडेटेड रहें तो वो इंपॉर्टेंट है। बताएं एक बार। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने आंसर दिया है फॉर्मल वो हो जाएगा गलत। ठीक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिक आता है, तर्क आ जाएगा बच्चे में, लेकिन यहाँ एक वो है ना, वो आता है आपका कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई कौन सी है कि ऑब्जेक्ट्स यानी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के, मूर्त चीजों को लेकर। मूर्त क्या है? जिसको आप टच फील कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। तो चाहे वो कोई इवेंट हो, कोई घटना घटी हो, कोई चीज हो, ये हो, ये हो, ये हो, कुछ भी हो, इन सब चीजों के बारे में लॉजिक, मतलब चीजों को देख करके लॉजिक वो लगाने लग जाएगा। और अगर हम बात करें अमूर्त तर्क की, अगर लिखा होता यहां थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट इवेंट्स यानी अमूर्त चीजों के बारे में, तो ऑप्शन बदल करके आपका सी की जगह, बी की जगह डी हो जाता फॉर्मल ऑपरेशनल। यदि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर दे तो भूल जाइएगा बी ऑप्शन को, फिर सिर्फ फॉर्मल है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट आपका फॉर्मल में आएगा, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक में अमूर्त विचार की शक्ति आएगी, डिडक्टिव लॉजिक आएगा। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। बहुत बढ़िया अक्षय गुप्ता, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। एक इंटेलिजेंट यानी एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है इंटेलिजेंट। वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, जो अमूर्त चीजों पर सोच पाए, ये तो इंटेलिजेंट का लक्षण है। ये तो अपने आप में एक हाई लेवल मेंटल टास्क है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे सोचना हर कोई नहीं सोच सकता। फिर है वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन अ न्यू एनवायरमेंट, जो एडजस्ट कर ले, ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है। फिर है वन हु हैज द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली, बड़े बड़े एसेज को ऐसे चुटकियों में याद कर ले जैसे वो चतुर रामलिंगम था 3 इडियट्स में। या फिर वन हु हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड एप्रोप्रिएटली, जो अपनी बात को धारा प्रवाहिता के साथ यानी पूरी फ्लुएंसी के साथ और एप्रोप्रिएटली सही ढंग से कह पाए, तो ये तो इंटेलिजेंट होने का लक्षण है। अगर हम बात करेंगे होवर्ड गार्डनर की, तो 8 प्रकार की बुद्धि कही है उन्होंने, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बताई है, बाकी की भी उन्होंने बात की है। बताओ एक बार फटाफट से ही, तो मैंने आंसर आपको बता ही दिया। वो व्यक्ति जो लंबे लंबे एसेज को क्रैम कर लेता है, याद कर लेता है। अब आप कहेंगे मेमोरी तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ मेमोरी से तो काम नहीं चलेगा ना, ये तो रोट मेमोराइजेशन हो गया, रट्टाफिकेशन हो गया, रट्टा मारो हो गया, जो कि गड़बड़ है। तो हमें रट्टाफिकेशन नहीं लगवाना होता ना, बच्चों को एक्टिविटी करा के उनसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करानी है। ठीक, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, रटने को हम प्रमोट नहीं करते। रोट दिख जाए तो भाग जाना उस क्वेश्चन के आंसर से। ठीक है, रोट लर्निंग गलत होती है जब तक नॉट ना दिया हो क्वेश्चन में। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, यानी मनोदैहिक नहीं कहेंगे, मनो सामाजिक कहेंगे इसको। मनोसामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, सोशियो साइकोलॉजिकल नीड है, उससे रिलेटेड नहीं है कौन सा एक ऑप्शन। जब नॉट लिखा हो क्वेश्चन में, एक्सेप्ट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, तो ऐसे कान खड़े करके और ध्यान से आंसर करना होता है। ये रूल है हमारा सीटेट का, कोई भी पेपर हो। अगर नॉट दे दिया पेपर में, अगर एक्सेप्ट दे दिया, अगर लीस्ट दे दिया ऑप्शन में, जिससे आपकी नजर बच जाती है और आपका ध्यान हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान होते हैं जिनमें भी लीस्ट लिखा होता है, एक्सेप्ट लिखा होता है, नॉट लिखा होता है, यानी कौन सी एक चीज नहीं सही है, कौन सी एक चीज को छोड़कर किसके अलावा सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन है। ये तीनों को देखते ही गलतियां बहुत होती हैं और ये आसान होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम ध्यान से पढ़ते नहीं है। ठीक है बात, तो फटाफट से बताइए। हाँ, बाइलिंगुअल चल रहे हैं यार, बताओ एक बार। रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, यानी शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित उन्मूलन, जैसे हम वॉशरूम जाते, मतलब वॉशरूम क्या बोल रही हूँ, मलमूत्र कह सकते हैं आप, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, फिर है नीड फॉर कंपनी, यानी लोगों के साथ रहने की जो नीड है हमारे अंदर, बिल्कुल सोशल नीड्स में से है। नीड फॉर एप्रिशिएशन और सोशल अप्रूवल, बिल्कुल है, जब भी तो हम सोशल बींग्स हैं ना, हम सामाजिक प्राणी हैं, बॉक्स में नहीं रह सकते। नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, तो सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जो इमोशनली और सामाजिक रूप से हमें सोशियो इमोशनल नीड्स भी कह सकते हो। लेकिन ये हमारी सामाजिक नीड्स नहीं है, ये हमारी फिजिकल नीड का पार्ट है। फिजिकल नीड्स कौन सी? शारीरिक आवश्यकताएं, कि आप सूसू पॉटी जाएंगे या बच्चा भी जाएगा जन्म से ही। ठीक है, तो ये हमारी शारीरिक आवश्यकताओं का हिस्सा है, ना कि सामाजिक और सामाजिक और इमोशनल यानी सामूहिक। ठीक है बात। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज्यादा एडोलेसेंस में होगा, मतलब हाई लेवल कॉग्निशन की एबिलिटीज आएंगी, हो तो पहले से ही रहा है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी अमॉन्ग लर्नर्स। क्रिएटिविटी से एक क्वेश्चन आपका आता ही है, सीटेट में पक्का है, इवन ज्यादातर एग्जाम्स में क्रिएटिविटी जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। यानी कि रचनात्मकता की अगर हम बात करें, क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया, कुछ ओरिजिनल, कुछ फ्लेक्सिबल, कुछ उसमें बेहतरी के लिए कुछ डिफरेंट हो। अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिविटी को कौन सी एक चीज फोस्टर करेगी, और हमारा पूरा जोर रहता है कि बच्चा क्रिएटिव बने, सिर्फ रट्टा मारो ना बन जाए। ठीक, पहला ऑप्शन है एम्फसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, या फिर कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, टीचिंग द स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, या फिर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। फटाफट से आंसर कीजिए। अगर थियरीज ना देखी हो, प्लेलिस्ट ना देखी हो, तो कृपा करके वो देख लीजिएगा। इस स्पीड के साथ तभी कोप अप कर पाओगे। बताओ एक बार फटाफट से। अपॉर्चुनिटीज, बहुत बढ़िया श्रुति, लाइक कर दीजिए। 1000 लोगों ने लाइक नहीं किया है, मतलब 3900 लोगों ने लाइक किया है और 4984 लोग देख रहे हैं। ठीक, तो कहाँ लेके जाओगे इतने लाइक्स को, बताओ एक बार। अच्छा, आशीष कह रहे हैं डी लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। देखो ये वैसे भी पॉजिटिव होता है पेडागोजी में, अगर हम बात करें प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर। जो बच्चे में एक आंतरिक क्षमता है, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट है, आप उसको बाहर आने दें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें जहां वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हुई, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उतना वो दिशाओं में सोचेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेगा, ये सारी चीजें, लेटरल थिंकिंग करेगा, ये सब चीजें क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, बाकी एक दिन में सारा ज्ञान नहीं देंगे, क्रिएटिविटी पे और भी बात करेंगे किसी और क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बाकी के 3 क्यों नहीं होंगे, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ गोल्स, स्कूल लाइफ में जो गोल्स चुने गए हैं उनको पूरा करना जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट आता हो वो बहुत क्रिएटिव हो। ठीक, दूसरा है कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, अच्छे नंबर ले आओ, फिर से क्रिएटिविटी नहीं है। टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, फिर से इसमें आपने कुछ नया नहीं बता दिया, ये वही चीजें जो चली आ रही हैं अंग्रेजों के समय से। क्वेश्चन नंबर 8 है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। ये डिसलेक्सिया आप ढूंढिए, जरा पेपर उठा करके देखिए, जो लोग ये कहते हैं महान लोग कि प्रीवियस ईयर नहीं आते, कि डिसलेक्सिया से कब क्वेश्चन नहीं आया सीटेट में। ठीक, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, अब ऑप्शन सेम थोड़ी देगा। डिसलेक्सिया की अगर हम बात करें तो ये किससे एसोसिएटेड है? पहला ऑप्शन है रीडिंग डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए एक बार। बहुत बड़े आदर्श आनंद जी, बिल्कुल जगे हुए हो कि नहीं? एग्जाम आने पे एनर्जी पूरी होनी चाहिए, तभी टैकल कर पाएंगे। ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर है। अब इसको 4 तरीके से दे सकता है। पठन विकार है ये डिसलेक्सिया, जो ईशान अवस्थी को था किसमें, तारे जमीन पर में। तो इसलिए मैं एग्जांपल्स भी रिपीट करती हूँ कि आप एसोसिएट कर पाए बात को। ठीक है, तो हमने कितनी बार समझा है, बच्चा डॉग को गॉड पढ़ सकता है यहाँ, 100 को वॉज पढ़ सकता है यहाँ, है ना, बी को डी पढ़ सकता है यहाँ। ये सब किसमें है? डिसलेक्सिया के अंदर है। रीडिंग डिसऑर्डर है ये एक। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, अग्रेसिव होना और ये सारी चीजें। मेंटल डिसऑर्डर्स भी कई तरह के होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल डिसऑर्डर की, तो ये डिसकैलकुलिया होता, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड डिसकैलकुलिया। बोलने से रिलेटेड होगा, भाषा संबंधित तो डिसफेजिया हो जाएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अफेजिया भी कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। भाई एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम नहीं, इसको चेंज कर लेना, पाठ्यक्रम तो सिलेबस होता है, पाठ्यचर्या लिखा हुआ है, ये मानिएगा। पाठ्यचर्या जो है, और सिलेबस जस्ट पार्ट है करिकुलम का। ठीक, करिकुलम पार्ट नहीं है सिलेबस का। करिकुलम में मुझे नहीं पता क्या होगा, एक बार आंसर करो। पहला ऑप्शन है इवैल्यूएशन प्रोसेस, दूसरा है टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द क्लास, को आप करिकुलम कहेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड द कंटेंट टू बी टॉट, ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। पढ़ लीजिए एक बार, फिर आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया सुहानी सिंगल, वेलकम है आपका लेट्स लर्न पर। हम सभी आपका स्वागत करते हैं, सभी लोगों का, नए पुराने सभी लोगों का, सभी लर्नर्स का। अगर मैं कहूँ तो बता दीजिए जरा आंसर करके, एग्जाम डेट बदलेगी क्या? हाँ चांसेस हैं गौरव जी, बाकी पता लगेगा 15 के बाद या 15 तक, या तो एडमिट कार्ड आएगा या तो सीबीएसई बताएगा कि भैया पेपर आगे जाएगा। अभी तो ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तैयारी करते रहिए बस। करिकुलम की अगर हम बात करें, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको लेकर के परेशान नहीं हो सकते ना। करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम में आपकी हर एक एक्टिविटी, स्कूल में पैर रखने से लेकर बाहर निकलने तक, जितनी भी एक्टिविटीज प्लान है, हो रही हैं, आपकी प्रेयर से लेकर आपके बास्केटबॉल खेलने तक, सब कुछ क्या है? करिकुलम का हिस्सा है। सिलेबस क्या है? करिकुलम का हिस्सा है। टाइम टेबल क्या है? करिकुलम का हिस्सा है। हर चीज करिकुलम का हिस्सा है। सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी ओवरऑल। सिर्फ ये इवैल्यूएशन या टेक्स्ट मटेरियल या मेथड नहीं, ये सब मिला करके ओवरऑल प्रोग्राम है करिकुलम। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। ये भी 6 तरीके से पूछ चुका है सीटेट। कभी पूछेगा लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा, कभी पूछेगा चिल्ड्रन कैन थिंक, ये वो दुनिया भर की चीजें। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ठीक, क्या किसने कहा है? कोलबर्ग, स्किनर, प्याजे, पेवलोव। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सारे चैप्टर्स जो भी बोल दिया है वो सब पढ़ाया जाएगा। आप लोग क्यों टेंशन में आ जाते हो यार, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये तो इसलिए क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो शफल करना ही पड़ता है, अदरवाइज आप पहला पहला भूल जाएंगे, है ना। अभी मुझे पता था कि आप लोगों ने थियरी देखी हुई है, थोड़ी प्रैक्टिस की भी जरूरत है। इंग्लिश भी कराई जाएगी, मैथ्स के जो बाकी के 6 वीडियो बचते हैं पुरानी खत्म हो जाएंगी, ये बीच बीच में चलती रहेगी।
या हो सकता है जब समय बढ़ा तो 2 कर देंगे। आंसर करो एक बार। कोई बात नहीं हिमाद्री। प्याजे होगा, सिंपल। प्याजे कहते हैं बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, ज्ञान का सृजन करता है।